गुस्ताव एंड वेलकम टू वर्चुअल कोड। आज की इस वीडियो हम बात करना चाह रहे हैं हमारे यूलर और हैमिल्टन ग्राफ के बारे में और पिजन होल प्रिंसिपल के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये हमारी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की लास्ट वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। आज की इस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं यूलियन ग्राफ, हैमिल्टन ग्राफ एंड पिजन होल थ्योरम के बारे में। पिजन होल प्रिंसिपल होता क्या है अपनी इस वीडियो में देखेंगे। हमारा यूलर ग्राफ या यूलियन ग्राफ क्या होता है, हैमिल्टन ग्राफ क्या होता है, ये सब हम अपनी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इन हैमिल्टन और यूलर ग्राफ पढ़ने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं वॉक क्या होता है, ट्रायल क्या होता है और पाथ क्या होता है। ठीक है, इन तीनों को पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे ग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं वॉक क्या होता है। ठीक है, ए वॉक इज ए फाइनाइट अल्टरनेटिंग सीक्वेंस। अब यहाँ पर एक अल्टरनेटिव सीक्वेंस हमें दिया गया है B1 E1 B2 E2 B3 E3 और Bn En। अब क्या इसका मतलब क्या है कि देखिए, जैसे V मान लीजिए ये है हमारा B1 है, ये हमारा B2 है, ये हमारा E1 है। सबसे पहले क्या अगर हम B1 से B2 की तरफ जाएंगे, अगर हम B1 से B2 की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा हमारा B1 E1 B2। अगर हम आगे बढ़ रहे हैं किसकी तरफ, BC की तरफ, सी की तरफ बढ़ रहा है तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए B3 की तरफ बढ़ रहा है अगर हम आगे, तो क्या होगा हमारा, तो हमारा यहाँ पर होगा V1। देखिए यहाँ V1 होगा, E1 होगा हमारा, तब B2 E2 होगा हमारा और लास्ट में B3 होगा हमारा। अगर हमें कहाँ से B1 से B3 की तरफ जाना है तो ये इस प्रकार का कोई इस तरह का कोई सीक्वेंस हमें दिया होगा, क्या फाइनाइट अल्टरनेटिंग सीक्वेंस हमें दिया होगा। वो क्या होगा हमारा एक वॉक होगा। ठीक है, वो क्या होगा हमारा वॉक होगा। ये क्या होगा ऑफ वर्टेक्स एंड एजेस, वर्टेक्स और एजेस का एक अल्टरनेटिव सीक्वेंस होगा हमारे पास। वो क्या होगा वॉक होगा। बिगनिंग एंड एंडिंग विथ सेम और डिफरेंट वर्टेक्स, मतलब कि इसकी बिगनिंग क्या होगी, या तो सेम वर्टेक्स से हो सकती है या तो एंडिंग जो सेम वर्टेक्स से हो सकती है। मतलब कि क्या बताना क्या चाहता हूँ मैं यहाँ पर कि अगर मान लीजिए ये हमारी यहाँ पर अगर हम जा रहे हैं कहाँ से ए से बी की तरफ जा रहे हैं, बी से सी की तरफ अगर हम जा रहे हैं, ठीक है, और बी से जी की तरफ जा रहा है और जी से दोबारा हम ए की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा बिगिनिंग से जहां तक स्टार्ट किया था वहीं से हम एंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा सेम वर्टेक्स हो गया, बिगिनिंग और एंड क्या हो गई हमारे सेम वर्टेक्स पर हो गई। मान लीजिए अगर हमें यहाँ से सी से डी की तरफ जाने पड़ता, सी से अगर हम डी की तरफ जा रहे हो तो ए जाते बी जाते, मतलब कि A E2 B E3 C E4 और लास्ट में किस पे डी पे जाते, तो क्या होता हमारा ये डिफरेंट वर्टेक्स होता। उसको लिखेंगे कैसे, सेम के लिए देखिए अपन इस वाले वर्टेक्स को फॉलो कर रहे हैं, मतलब कि इस अपन पाथ मान लीजिए इसको कुछ भी कर लीजिए, इसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो ये क्या होगा हमारा एक वॉक, किस प्रकार का वॉक बनेगा, A E2 B E3 C E4 के बाद हमारा डी D11 का जी आएगा, हमारा E8 आएगा, लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा ए आ जाएगा लौट के। तो ये क्या होगा हमारा ये हमारा एक क्या हो गया सेम वर्टेक्स पर क्या हो गया बिगिनिंग और एंडिंग हो गई। बिगिनिंग ए से स्टार्ट करी थी और एंड भी किससे हो रहा हमारा ए से हो रहा। तो ये क्या हो गया हमारा एक सेम वर्टेक्स हो गया। ठीक है, डिफरेंट क्या होता अगर मान लीजिए यहाँ पर हम ए पे नहीं जा रहे होते यहाँ से। ठीक है, अगर हम मान लीजिए यहाँ पर ए पे दोबारा नहीं जा रहे होते, हम जी से कहीं और जा रहे थे। अगर हम जी से एफ की तरफ जाते तो हम यहाँ लिख देते E7F। तो क्या होता है हमारा बिगिनिंग तो हमारी ए से स्टार्ट हो रही है, एंडिंग कहाँ हो रही है हमारी एफ पे हो रही। तो क्या होता है हमारा डिफरेंट वर्टेक्स पे एंडिंग हो रही होती। ठीक है, तो ये सीक्वेंस हमें याद रखना है। वॉक क्या होता है, एक अल्टरनेटिव फाइनाइट अल्टरनेटिंग सीक्वेंस होता है इस प्रकार का। वो हमारी क्या होती है वॉक होती है, किस कहाँ पर होती है, वो हमारी वर्टेक्स और एजेस के बीच में होती है। ठीक है, उसका कोई सीक्वेंस होता है वो हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, अब हमारा लेंथ ऑफ वॉक क्या होगा, वॉक की हमारी लेंथ कितनी क्या होगी। ठीक है, जितनी जितनी भी जितने भी उसके अंदर हमारे कितने होंगे क्या होंगे एजेस होंगे, नंबर ऑफ एजेस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ वॉक। ठीक है, नंबर ऑफ एजेस इज कॉल्ड ऑफ लेंथ ऑफ वॉक, मतलब कि जितने भी एजेस में है वो हमारी क्या होंगी लेंथ होगी उसकी किसकी वॉक की। ठीक है, उसका क्लोज और ओपन वॉक क्या होगा हमारा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैं लौट के दोबारा मान लीजिए अगर मैं ए से बी की तरफ, बी से सी, सी से डी, डी से जी और वापस ए पे जा रहा हूँ, तो वो क्या होगी हमारी एक क्लोज्ड वॉक होगी। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर जो हमारा B0 था, हमारा स्टार्टिंग स्टेट था, वो किसके बराबर आ रहा है, वो हमारे आ रहा है BN यार मान लीजिए हमारी बिगिनिंग स्टेट है हमारी, और ये हमारी क्या है एक एंडिंग स्टेट है। ठीक है,
बिगनिंग हमारी एंडिंग के बराबर है, यानी कि जहां से स्टार्ट करा था वहीं हम पहुंच रहे हैं, तो वो हमारा क्या होगा, एक क्लोज्ड वॉक होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ए वॉक इज सेड टू बी क्लोज्ड इफ इट्स ओरिजिन एंड टर्मिनस वर्टेक्स बी नॉट इक्वल टू वी एन इज इक्वल। ठीक है, अगर ये दोनों आपस में बराबर, हमारे बी जो हमारी बिगनिंग ए थी और जो हमारी एंडिंग भी कहाँ पे हो रही थी, ए पे हो रही थी, अगर ये आपस में बराबर, तो वो क्या होगा, हमारा एक क्लोज्ड वॉक होगा। ठीक है, अगर इसके अलावा क्या होगा, हमारे सारे ओपन बॉक्स होंगे। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया यहाँ पर ओपन और क्लोज। क्लोज हमारा वॉक क्या होता है, क्लोज क्या होता है, ओपन क्या होता है। क्लोज मतलब कि अगर हम लौट कर वहीं पर पहुंच जाएं जहां से हमने स्टार्ट किया था, जिस वर्टेक्स से हमने स्टार्ट किया था वॉक को, और लौट कर उसी वर्टेक्स की तरफ अगर हम पहुंचते हैं तो हमारा क्या होगा, क्लोज्ड होगा। अगर हम उस वर्टेक्स पे ना पहुंचे, उसके अलावा कहीं भी जा रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, एक ओपन वॉक होगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे वॉक समझ में आ गया होगा, वॉक हम कहना क्या चाह रहे हैं। एक वर्टेक्स से दूसरी वर्टेक्स की तरफ जा रहे हैं और उसका एक सीक्वेंस है, वो क्या होगा, हमारा वॉक होगा। क्या होगा हमारा, अब ट्रेल जो होगा, एनी वॉक हैविंग डिफरेंट एजेस इज कॉल्ड ट्रायल। मतलब कि अगर हमारे पास कोई भी एक वॉक है, वो क्या कर रही हो, डिफरेंट एजेस पर जा रही हो, वो एक दोबारा उसी एज पे लौट के उसी एज पे ना चल रही हो। जैसे कि मानिए, अगर मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूँ, बी से मैं जी की तरफ जा रहा हूँ, और दोबारा मैं अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोबारा जी से मैं बी की तरफ जा रहा हूँ, तो ये रिपीट ना हो। ठीक है, वॉक में तो रिपीट हो सकता है, वॉक में तो हम देखिए जी से बी की तरफ दोबारा जा सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए अगर मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूँ, तो हमारा क्या होगा, ए ई टू बी होगा, और मैं बी से जी की तरफ जा रहा हूँ, तो क्या होगा हमारा, ई 9 और जी हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब मैं लौट के दोबारा बी की तरफ जा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, E9 और बी हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये तो हमारा कहीं ना कहीं देखिए, पहले यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, और दोबारा बी की तरफ जा रहा है, तो ये तो क्या एज हमारी रिपीट हो रही है। बट क्या हो रहा है, बस हमारे ट्रायल में क्या होता है, ये बॉक में ये कंडीशन चल सकती है, हम मान सकते हैं कि ये दोबारा उस पर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए, जैसे कि यहाँ पे अगर कोई दूसरी लग जाए लूप, यहाँ पर मान लीजिए ऐसा एक यहाँ पर लगाओ और एक ऐसा लूप यहाँ पे लगाओ दोबारा, तो ये कंडीशन हम मान सकते हैं कि दोबारा उस पे बी पे दोबारा जा रहा है, वो एज को रिपीट कर सकता है। लेकिन एनी वॉक हैविंग डिफरेंट एज इज इज कॉल्ड ट्रायल। ठीक है, मतलब कि अगर कोई हम वॉक कर रहे हैं, तो वो क्या है, हर 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 बार एज को चेंज करे। मान लीजिए जैसे ए से बी की तरफ जा रहे हैं, बी से सी की तरफ, सी से जी की तरफ, और जी से हम दोबारा ए की तरफ जा रहे हैं, या फिर उसका ए से हम एफ की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या है, हर बार क्या हो रहा है, एक ही हम किसी एक एज का प्रयोग कर रहे हैं। हर बार हम एज को चेंज कर रहे हैं, एक ही एज को बार बार। मतलब कि अगर मान लीजिए मेरे को ए से मैं अभी एफ की तरफ आया, अब मेरे को दोबारा एफ से ए की तरफ जाना है, तो मैं इस एज का यूज कर सकता हूँ किसमें, लेकिन मैं वॉक में यूज कर सकता हूँ। ट्रेल में मैं उस वर्ड एज का दोबारा यूज नहीं कर सकता, तो वो क्या होगी, हमारी ट्रेल होगी। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पर सर्किट क्या होता है, ये ट्रेल का ही एक भाग है। क्या होता है, एक क्लोज ट्रेल इज कॉल्ड सर्किट। अब क्लोज मतलब अगर हम ए से स्टार्ट करें, तो दोबारा हम लौट के कहाँ पर, ए पर पहुंचे, और क्या, बिना किसी एज का दोबारा उपयोग करें। मतलब कि ए से बी की तरफ मैं जा रहा हूँ, एक एज, बी से सी की तरफ दूसरी एज, सी से डी की तरफ तीसरी एज, डी से ई की तरफ उसका चौथी एज, उसका टी से मैं जी की तरफ जा रहा हूँ पांचवी, और दोबारा ए पे जा रहा हूँ जी से, तो क्यों छठवीं एज हो गई। हर बार मैं अलग अलग एजेस का उपयोग कर रहा हूँ। ठीक है, डिफरेंट एजेस का उपयोग कर रहा हूँ, और वो क्या हो रही है, दोबारा ए पर पहुंच रही है, जहां पर उसका स्टार्टिंग था वहीं पे एंड हो रहा है। वो हमारा क्या है, क्लोज टेल हो गया, तो वो क्या होगा, हमारा सर्किट होगा। मतलब कि अगर कोई हमारी स्टार्टिंग स्टेट जो है, और लौट के हमें वही एंडिंग स्टेट मिल जाए, बिगिनिंग में जो थी वही वही दोबारा स्टेट हमें एंड में मिल जाए, तो वो क्या होगी हमारी, वो हमारी होगी सर्किट, किसके लिए, टेल के लिए। ठीक है, अब पाथ क्या होता है, अब पाथ हम समझ लेते हैं। यहाँ पर पाथ क्या होता है हमारा, ठीक है, ए वॉक इज कॉल्ड ए पाथ इफ ऑल वर्टेक्स आर नॉट रिपीटेड। मतलब कि वर्टेक्स बार बार रिपीट ना हो। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एजेस एजेस डिफरेंट होने चाहिए, एजेस रिपीट नहीं होने चाहिए। पाथ में क्या होगा, वर्टेक्स रिपीट नहीं होने चाहिए। अब पाथ कैसे रिपीट हो सकते हैं, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि पाथ कैसे रिपीट हो सकते हैं। ये वॉक में रिपीट हो सकते हैं, बट वो पाथ में रिपीट नहीं हो सकते। देखिए, मान लीजिए मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है, बी से मैं जी की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है, जी से मैं दोबारा ए की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं ए से दोबारा एफ की तरफ जा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा ए है, वो क्या होगा, एक बार रिपीट हो गया दोबारा, तो वो क्या होगा, हमारा एक पाथ नहीं होगा। ठीक है, वो वॉक तो होगा हमारा, वॉक तो हम लिख सकते हैं। मान लीजिए ए से मैं बी की तरफ गया, तो ए E2 बी आ गया, उसका बी से मैं उसकी तरफ गया, तो E9 जी आ गया। ठीक है, जी से मैं ई की तरफ दोबारा गया, E8
ए आ गया, ए से मैं दोबारा किस पे जा रहा हूँ, इवन एफ पे जा रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा एक वॉक तो कंडीशन बन गया, सीक्वेंस बन गया हमारा वॉक का, बट ये हमारा पाथ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो हमारे वर्टेक्स ए है वो दोबारा देखिए यहाँ पर, जो ए वर्टेक्स हम यहाँ पर दोबारा यूज कर रहे हैं ना, वो क्या हो रहा है, एक बार रिपीट हो रही है, तो हमारा पाथ नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा साइकिल क्या होगी, एक क्लोज्ड पाथ। मतलब कि अगर अगर कोई स्टार्टिंग स्टेट, अब वही सिंपल सी बात है, यहाँ पर ए हमारी बिगनिंग है। ठीक है, अब मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूँ, बी से जी की तरफ, जी से एफ, और दोबारा एफ से ए की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पर वर्टेक्स तो बार बार चेंज हो रहा है ना, वर्टेक्स तो अलग अलग रिपीट तो नहीं हो रहा है। ठीक है, वर्टेक्स रिपीट नहीं हो रही है, और जो हमारा ए है वो हमारा क्या स्टार्टिंग स्टेट है, और लौट के किस पे हम ए पे ही जा रहे हैं, मतलब एंडिंग भी हमारी ए पे हो रही है। तो वो क्या हो गया, एक तो हमारा वो क्लोज हो गया। अब वो अगर क्लोज्ड है और अलग अलग वर्टेक्स पे जा रहा है तो एक प्रकार साइकिल बना रहा है। अब ये साइकिल देखिए दोबारा ए से बी की तरफ, बी से ऐसा ऐसा सीधा जा रहा है ना, तो एक प्रकार से एक साइकिल बना रहा है। तो ये क्या हुआ, हमारा एक साइकिल होता है। क्या होता है, क्लोज जो पाथ होता है वो हमारा क्या होता है, एक साइकिल होता है। तो ये सब चीजें आपको पहले से पता होंगी, लेकिन मैंने यहाँ पर एक ओवरव्यू आपको दे दिया कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना वीडियो में, तो यहाँ पर ये सब यूज होने वाले हैं। ठीक है, अब यूलियन पाथ क्या होता है हमारा। ठीक है, यूलियन पाथ, यूलियन ग्राफ से पहले हम यूलियन पाथ देख लेते हैं होता क्या है। ठीक है, ए पाथ इन ए ग्राफ is said to be union path if it travels each edges in the graph once and only once। मतलब कि वो क्या करे, हमारा जो पाथ, मतलब कि हमारा जो बॉक्स है वो क्या करे, जो हमारी वॉक हो वो हमारी कैसी हो कि वो हर एज पर एक ही बार जाए, वंस एंड ओनली वंस। वो हर एज को कवर तो करे, ट्रेवल्स ईच एज, बट वो हर एज पे एक बार ही जाए। ठीक है, वर्टेक्स यहाँ पर चाहे इतनी बार चेंज हो सकता है, वर्टेक्स पे चाहे इतनी बार आ सकती है, बट जो एज है हमारी वो केवल ईच एज जो हमारी है वो केवल एक बार आए और केवल एक बार ही रहे। ठीक है, मतलब कि वो एजेस हमारी बार बार चेंज ना हो। दिया गया, इसके लिए हम वॉक बना लेते हैं, एक सबसे पहले वॉक का सीक्वेंस बना लेते हैं। पे क्या, यूलर पाथ के लिए। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर, मान लीजिए अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यू से स्टार्ट करता हूँ मैं, तो यू से मैं वी की तरफ जा रहा हूँ, वी से मैं डब्ल्यू की तरफ जा रहा हूँ, डब्ल्यू से मैं वाई की तरफ जा रहा हूँ, वाई से एक्स की तरफ जा रहा हूँ, और एक्स से डब्ल्यू की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए हमारी सारी एजेस कवर हो रही है। सबसे पहले तो हमारी सारी एजेस जो है कवर होनी चाहिए, ईच एज जो है हमारी वो सारी हमारी एक बार और सारी हमारी कवर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी E1 कवर हो गई, E2 कवर हो गई, E5, E4, E3, हमारी सारी एजेस तो पहले कवर हो चुकी हैं। ठीक है, और वो क्या है, हमारी एक ही बार यूज में आ रही है। जैसे यू, तो हमारे इसके लिए वॉक क्या होने, वॉक बना लेते हैं। यू E1 बी हो गया हमारा, उसका E2 डब्ल्यू हो गया, डब्ल्यू से क्या हम E5 वाई पे जा रहे हैं, वाई से E4 एक्स पे जा रहे हैं, E4 एक्स पर जा रहे हैं, फिर एक्स के बाद हम E3 डब्ल्यू पे दोबारा जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारी सारी एजेस तो कवर हो गई, और कोई भी एज हमारी क्या रिपीट नहीं हो रही है। ठीक है, वर्टेक्स हमारा रिपीट हो सकता है, उसकी दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन हमारे कोई भी एज दोबारा रिपीट नहीं हो रही है। देखिए यहाँ पर पहले मैं यहाँ पे गया, यहाँ से डब्ल्यू पे गया, डब्ल्यू से एक्स, यहाँ पर यहाँ पर। ठीक है, पूरी सारी एजेस हमने कवर कर ली। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो, एक यूलर पाथ होता है। यूलर सर्किट क्या होगा, ठीक है, a circuit in a graph is said to be union circuit if it travel each edge in a graph once and only once। मतलब कि है तो वो एक प्रकार से यूलर पाथ ही, बट यहाँ पर सर्किट का यूज कर लिया हमने। यूलर सर्किट का मतलब कि अब वो क्लोज भी होना चाहिए, मतलब कि अगर हम मान लीजिए अगर हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको हमें ए से ही एंड करना है, और सारी एजेस को क्या करना है, कवर करना है। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर हम सारी एजेस को कवर तो कर रहे थे, लेकिन हम दोबारा यू की तरफ तो जा नहीं रहे थे, हम उसे क्लोज तो नहीं कर रहे थे ना। जैसे मान लीजिए अगर मैंने इसको यहाँ से यू से स्टार्ट किया, मैं यू से डब्ल्यू किया, डब्ल्यू से वाई, डब्ल्यू से एक्स, दोबारा डब्ल्यू पे आ गया, यहाँ मैंने खत्म कर दिया उसको। बट अगर यहाँ पर कोई एक एज ऐसी एक एज हमारी यू की तरफ लगी होती, तो हम कह सकते थे कि हम दोबारा यू पर रिटर्न हो रहे हैं और सारी एजेस हमारी कवर हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या हो रहा है, एक यूलर सर्किट हो रहा है, यूलियन सर्किट हो रहा है। बट यहाँ पर क्या है, यूलियन सर्किट हमारा क्या बोलता है कि वो क्लोज होनी चाहिए बेसिकली, कि अगर मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूँ तो सारी एजेस तो मेरी कवर होनी ही चाहिए, उसके बाद दोबारा मैं ए पे ही लौटना चाहिए। ठीक है, अब इसको चलिए चेक कर लेता हूँ कैसे ए पे जा रहा हूँ दोबारा। ठीक है, ए से पहले एच की तरफ जाता हूँ, एच से मैं ई की तरफ जा रहा हूँ, ई से मैं जे की तरफ, जे से डी, डी से आई, और हमारा आई से सी, सी से मैं जी की तरफ जाता हूँ, जी से बी की तरफ चला गया। ठीक है, अब बी से एफ की तरफ चला गया। ठीक है, अब मैं एफ से क्या कर रहा हूँ, जी की तरफ जा रहा हूँ, जी से दोबारा मैं मैं आई की तरफ जा रहा हूँ, आई से मैं जे की तरफ, जे से एच की तरफ, और एच से मैं एफ की तरफ चला जा रहा, एच से मैं क्या एफ की तरफ चला जा रहा, और एफ से दोबारा ए की तरफ चला जा रहा।
अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मैंने जिस प्रकार से पाथ का यूज किया है उस हिसाब से मैंने सारी एजेस को पहले कवर कर लिया है। ठीक है, सारी एजेस को तो मैंने कवर कर लिया है। उसके बाद दोबारा मैं किस पे, ए पर लौट कर आ गया हूँ। दोबारा मैं क्या है, दोबारा ए पे जहां से मैंने स्टार्ट करा था पाथ, जहां से मैंने वॉक को स्टार्ट करा था, मैं लौट कर उसी उसी ए पर आ गया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हमारा क्या हो गया, क्लोज हो गया। अगर कोई हमारा ट्रायल क्या हो, क्लोज हो, तो वो क्या होता है, हमारा सर्किट होता है। बेसिकली यहाँ पर हम पाथ हम जो क्लोज भी कर लिया और सारी एजेस को हमने क्या कर लिया, सारी ईच एंड एवरी एजेस को हमने एक बार कवर भी कर लिया और दोबारा मैं ए पर लौट कर भी आ गया। तो वो क्या हो गया, हमारा एक यूलियन सर्किट हो गया। ठीक है, ठीक है, ये सिंपल सी एक बात थी यहाँ पर। अब यूलियन ग्राफ हमारा क्या होता है, अब इसको समझ लेते हैं। एक कनेक्टेड ग्राफ विच कंटेन एन यूलियन सर्किट। यूनियन सर्किट क्या होता है, अभी मैंने बताया आपको कि सारे एजेस को कवर करें और दोबारा जहां से हम उस एज को, जहां से हम उस ब्लॉक को स्टार्ट करें और लौट के हम वहीं पर आए, तो वो क्या होगा, हमारा यूनियन सर्किट होगा। सबसे पहले तो वो कनेक्टेड होने चाहिए। अब कनेक्टेड का मतलब क्या, कि हर दो वर्टस के बीच एक एज होनी चाहिए। सबसे पहले तो उसको चेक कर लेते हैं कि हर दो वर्टस के बीच एक एज मिल रही है। इन दो के बीच एक, इन दो के बीच एक, इन दो के बीच, हर हर उसके मेरे को हाँ दिख रहा है कि हर दो वर्टस के बीच में मेरे को एक एज मिल रही है। सिंपल था, ये हमारा सबसे पहले तो कनेक्टेड हो गया। ठीक है, अब कनेक्टेड है तो यूनियन सर्किट देखते हैं। अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये हमारा जो ग्राफ है वो हमारा यूनियन सर्किट भी है। तो क्या हुआ, ये हमारा क्या है, एक यूनियन ग्राफ बन गया। अब यूनियन ग्राफ तो हमारा बन गया, अब दूसरे वाले ग्राफ को चेक करते हैं। ठीक है, इसमें हमारी सारी एज को कवर करना चाहिए और लौट के हमें उसी उसी वर्टेक्स पे पहुंचना चाहिए। तो चलिए मैं इसको स्टार्ट किससे करता हूँ, मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। बी से सबसे पहले मैं ए की तरफ गया, ए से मैं ई की तरफ गया, ई से मैं बी की तरफ गया, बी से दोबारा मैं डी की तरफ गया, डी से सी, सी से बी चला गया। इसको पहले मैं ब्लॉक में लिख लेता हूँ, इसका मैं सिक्वेंस लिख लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, बी E1 ए गया मैं। ठीक है, उसका E2 गया, E2 से किसके, ई की तरफ गया, ई से E3 बी की तरफ गया, बी से E6 डी की तरफ चला गया। ठीक है, अब डी से E5 सी की तरफ चला गया और सी से E4 दोबारा बी की तरफ चला गया। अब जहां से मैंने स्टार्ट करा था वहीं पर मैं एंड कर रहा हूँ। ठीक है, और हमारी कितनी, E1 E2 E3 E4 E5 E6 मेरी सारी एजेस कवर हो रही हैं। तो ये क्या होगा, हमारा एक हमारा यूनियन ग्राफ होगा। ठीक है, आपको और ये हमारा कनेक्टेड भी है। कनेक्टेड कैसे, कि हमारे हर दो बर्डस के बीच में एक एज हमें मिल रही है। तो ये हमारा कनेक्टेड भी है और हमारा क्या, यूलियन सर्किट भी आ रहा है। तो ये क्या होगा, हमारा एक यूलियन ग्राफ होगा। यूलियन ग्राफ हो गया हमारा ये। हम बात करते हैं हैमिल्टनियन पाथ की। हैमिल्टनियन पाथ हमारा क्या होता है, ए पाथ विच कंटेन एवरी वर्टेक्स ऑफ ए ग्राफ जी एग्जैक्टली वंस इज कॉल्ड हैमिल्टनियन ग्राफ। ठीक है, अब यहाँ पर वर्टेक्स की बात हो रही है, एवरी वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ जी एग्जैक्टली वंस, मतलब कि यहाँ पर कहो एक पाथ में अगर हम वॉक कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर हर वर्टेक्स कम से कम एग्जैक्टली एक ही बार आने चाहिए। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर मैं क्या कर रहा था, यहाँ पर मैं बी से स्टार्ट कर रहा था, बी से मैं ए की तरफ जा रहा था, ए से ई की तरफ, ई से दोबारा बी की तरफ जा रहा था। ठीक है, अब यहीं पर मैं रुक जाऊंगा, क्योंकि अगर बी से सी की तरफ गया तो बी को तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ना। यहाँ पर बी को क्या कर रहा हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो ये हमारे किसमें, हैमिल्टनियन पाथ में ही नहीं हो रहा, तो हैमिल्टनियन ग्राफ में भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, चलिए हैमिल्टनियन ग्राफ और यूलियन ग्राफ में डिफरेंस क्या है। वहां पर हम एजेस की बात कर रहे थे, हमारा जो यूलियन ग्राफ था, यहाँ पर हम किसकी, एजेस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, बेसिकली हम यहाँ पर एजेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, बट हैमिल्टनियन ग्राफ में हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पर हम वर्टेक्स की बात करेंगे। वहां पर एजेस रिपीट नहीं होने चाहिए थे, यहाँ पर क्या है, वर्टेक्स रिपीट नहीं होने चाहिए। हमारे सारे वर्टेक्स, सबसे पहले तो हमारे सारे वर्टेक्स कवर होने चाहिए और कितने, और हमारे कितने, हर बार एक वर्टेक्स एक ही बार आना चाहिए। चलिए इसको, इसका मैं डिजाइन बनाता हूँ। डी से मैं सी की तरफ गया, सी से बी की तरफ गया, बी से ई की तरफ, ई से ए की तरफ चला गया। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा ऐसे बना दिया मैंने इसको। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा एक हैमिल्टनियन पाथ हो गया। तो इसको मैं लिख लेता हूँ। मान लीजिए मैं ए से ई की तरफ गया तो ए E2 ई हो गया, E3 बी की तरफ गया, उसके बाद मैं E4 सी की तरफ गया, E5 डी की तरफ चला गया। ये हमारा क्या होगा, एक हैमिल्टनियन पाथ बन चुका है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, देखो हर वर्टेक्स कवर है हमारी। एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स ये, एक वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स है, एक ए ई बी सी डी, सारी वर्टेक्स क्या है हमारी, सबसे पहले तो कवर हो चुकी है।
और कितनी बार, एक ही बार आ रही हैं, किसमें, हमारी वॉक में एक ही बार आ रही हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा एक हैमिल्टनियन पाथ होगा। इसमें एज हमारी, या तो हम छोड़ सकते हैं एज को, ठीक है, या तो एज हमारी, जरूरी नहीं कि एज हर बार आनी चाहिए हमारी, बस हमारी वर्टेक्स सारी सारी कवर होनी चाहिए। वर्टेक्स हमारी सारी कवर हो गई, तो ये क्या होगा, हमारा एक हैमिल्टनियन पाथ हो गया। अब हैमिल्टनियन सर्किट क्या होता है ये भी देख लेते हैं हम इस वीडियो में। ठीक है, तो हैमिल्टनियन सर्किट डेट पास थ्रू ईच ऑफ द वर्टेक्स, सबसे पहले तो सारी वर्टेक्स को कवर करना चाहिए, हर वर्टेक्स से पास होना चाहिए है ऑफ द ग्राफ जी एक्जैक्टली वन एक्सेप्ट द स्ट्रिंग एक्सेप्ट द स्टार्टिंग वर्टेक्स एंड एंड वर्टेक्स। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बताना क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या है, कोई भी वर्टेक्स दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए, किसको छोड़कर, स्टार्टिंग और एंड वर्टेक्स को छोड़कर। मतलब कि अगर मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं दोबारा ए पर लौट कर जा सकता हूँ। ठीक है, बट मैं यहाँ पर बी को दोबारा रिपीट नहीं कर सकता, सी को दोबारा रिपीट नहीं कर सकता, डी को दोबारा रिपीट नहीं कर सकता। जहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे स्टार्टिंग स्टेट, अगर मैंने स्टार्टिंग वर्टेक्स मेरी ए है तो मैं दोबारा ए पर जा सकता हूँ। ठीक है, तो वो क्या होगा, हमारा एक हैमिल्टनियन सर्किट होगा। और और सारी वर्टेक्स उस ए को छोड़ के, जो स्टार्टिंग वर्टेक्स है मेरी, उसको छोड़ के सारी वर्टेक्स जो मेरी एक ही बार आनी चाहिए और सारी वर्टेक्स कवर होनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली हैमिल्टनियन पाथ की तरह ही है, बस ये क्या होना चाहिए, हमारा क्लोज होना चाहिए। बेसिकली सिंपल का एक कॉन्सेप्ट क्या है, ये हमारा क्लोज होना चाहिए बस। ये हमारा क्या हो गया, हैमिल्टनियन सर्किट हो गया। ठीक है, अब इसको डिजाइन करता हूँ मैं। ठीक है, ए से मैं बी की तरफ गया, बी से सी की तरफ गया, सी से डी की तरफ चला गया, डी से ई की तरफ, और ई से दोबारा ए की तरफ चला गया। मेरी सारी वर्टेक्स कवर हो चुकी है, ए कवर हो गया, बी कवर हो गया, सी डी ई कवर हो गया, सारी वर्टेक्स मेरी कवर हो चुकी हैं। और हर वर्टेक्स एक एक बार आ रही है, किसको छोड़ के, स्टार्टिंग वर्टेक्स जहां से मैंने स्टार्ट किया था। अब ये आप देख रहे हो कहीं ना कहीं ये क्या हो गया, हमारा क्लोज्ड भी हो गया। ये हमारा क्लोज्ड हो गया, मतलब कि अगर कोई हमारा क्लोज हैमिल्टनियन पाथ है तो वो क्या होगा, हमारा हैमिल्टनियन सर्किट भी होगा। ठीक है, ये यूलर और हैमिल्टनियन में एक सिंपल सा एक डिफरेंस है। वहां पर हम एजेस की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम वर्टेक्स की बात करेंगे बस। ठीक है, अब हैमिल्टनियन ग्राफ हमारा क्या होगा, ठीक है, एक कनेक्टेड ग्राफ। अब कनेक्टेड मतलब कि दो एजेस हैं, उनके बीच में कहीं ना कहीं इन्हें दो वर्टेक्स हैं, तो कहीं ना कहीं उनके बीच में बी1, जैसे बी1 बी2 है, तो उनके बीच में एक वर्टेक्स, एक एज हमारी ई जरूर होनी चाहिए, तो वो क्या होगा, हमारे कनेक्टेड ग्राफ होगा। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं। सबसे पहले ये कनेक्टेड है, हर हर दो एजेस के बीच में हमें यहाँ कहीं ना कहीं एक एज हमें मिल रही है वर्टेक्स के बीच में। ठीक है, तो एक कनेक्टेड ग्राफ विच कंटेन हैमिल्टनियन सर्किट। ठीक है, एक कनेक्टेड, अगर कोई कनेक्टेड ग्राफ वो क्या, हैमिल्टनियन सर्किट, मतलब कि हैमिल्टनियन सर्किट हमारा क्या बोलता था कि हमारी सारी एजेस तो वर्टेक्स तो कवर होने चाहिए, किसको छोड़कर, हमारी स्टार्टिंग वर्टेक्स को छोड़कर। ठीक है, स्टार्टिंग वर्टेक्स को छोड़कर, स्टार्टिंग वर्टेक्स हमारी रिपीट हो सकती है बट हमारी कोई वर्टेक्स रिपीट नहीं हो सकती, तो वो क्या होगा, हमारा हैमिल्टनियन सर्किट होगा। ठीक है, और अगर वो कनेक्टेड भी है तो वो क्या होगा, हमारा हैमिल्टनियन ग्राफ हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए से मैं बी की तरफ जा रहा हूँ, बी से मैं सी की तरफ जा रहा हूँ, सी से डी की तरफ, डी से ई की तरफ, और दोबारा मैं ए की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, मेरे सारी एजेस तो कवर हो रही है। ठीक है, ऊपर से जो है हमारा हैमिल्टनियन सर्किट भी है। ठीक है, और ये हमारा कनेक्टेड भी है, तो क्या होगा, हमारा ये हमारा एक होगा हैमिल्टनियन ग्राफ होगा। इसको चेक कर लेते हैं। मान लीजिए मैं ए से बी की तरफ, ई की तरफ गया, ई से बी की तरफ, बी से सी डी की तरफ, डी से सी की तरफ चला गया। ठीक है, बट अगर ए से बी की तरफ जाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ पर बी रिपीट हो जाएगा, जबकि बी तो मेरा स्टार्टिंग स्टेट है ही नहीं। जब ए मेरा स्टार्टिंग स्टेट है तो बी हमारा रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये हैमिल्टनियन सर्किट ही नहीं है हमारा, तो ये क्या होगा, हमारा एक हैमिल्टनियन ग्राफ नहीं होगा। ये हमारा हैमिल्टनियन ग्राफ है, ये हमारा हैमिल्टनियन ग्राफ नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हमें एक, मेरे को एक क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर चेक करना है क्या ये हमारा हैमिल्टनियन है या हमारा यूलर ग्राफ है। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या ये हैमिल्टन ग्राफ है हमारा। तो हैमिल्टन ग्राफ की कंडीशन क्या थी कि हमारी सारी वर्टेक्स को कवर करना चाहिए। सबसे पहले तो कनेक्टेड होने चाहिए, दो दो वर्टेक्स के बीच में एक एज हमारी होनी चाहिए। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग दो वर्टेक्स के बीच में कहीं ना कहीं एक एज हमें मिल रही है, तो ये कनेक्टेड तो हमारा है। उसका चेक करते हैं क्या ये हैमिल्टन सर्किट है। हैमिल्टन सर्किट की कंडीशन क्या बोलती थी कि जहां से आप स्टार्ट करो आपको वहीं पहुंचना है, वहीं, और लेकिन सारी एजेस को कवर करते हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं मान लीजिए यू से स्टार्ट करता हूँ। बेसिकली यहाँ पर क्या है, अगर मैं जहाँ से स्टार्ट करूँ मेरे को वहीं पहुंचना है। तो देखिए सबसे पहले मैं यू से एफ की तरफ चला गया, एफ से मैं एस की तरफ चला गया, एस से मैं आर की तरफ गया, आर से मैं एस की तरफ चला गया। ठीक है, अब वी से मैं क्यू पी की तरफ चला गया, पी से मैं क्यू की तरफ, क्यू से मैं डब्ल्यू की तरफ, और डब्ल्यू से दोबारा मैं यू की तरफ आ गया। तो देखिए यहाँ पर मेरी कोई भी वर्टेक्स दोबारा रिपीट नहीं हो रही है। सारी वर्टेक्स जो मेरी है वो दोबारा रिपीट नहीं हो रही है, जहां से मैंने स्टार्ट करा था वहां पर मैं पहुंच भी गया।
ठीक है, और ये हमारा कनेक्टेड भी है। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा हैमिल्टन ग्राफ हो गया। ठीक है, हैमिल्टन ग्राफ हो गया। ठीक है, हैमिल्टन हो गया। अब यूलर चेक करते हैं, तो यूलर के लिए हमारी हर पाथ को कवर करना चाहिए। तो देखते हैं हर पाथ को कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, हर एजेस को कवर हो रहा है कि नहीं। ठीक है, इससे मैं इस पे गया, इससे मैं इस पे गया, इससे मैं इस पे चला गया। ठीक है, इससे मैं इस पे चला गया, इससे मैं इस पे चला गया, इससे मैं इस पे चला गया, पी पे चला गया। ठीक है, अब मैं इससे इस पे इसकी तरफ चला गया। ठीक है, अब बी से क्या, मैं जैसे ही मैं एफ की तरफ आया, तो देखिए यहाँ पर कोई एज, अगर मैं मेरे को दोबारा यू से पी की तरफ जाना है, तो मेरे क्या, अगर मैं सारी एजेस को कवर करने बैठा तो कहीं ना कहीं मेरी एज रिपीट हो जाएंगी, जबकि एजेस रिपीट तो होनी नहीं चाहिए। तो ठीक है, ये क्या होगा, हमारा एक यूलर सर्किट ही नहीं होगा पहले तो। अगर यूलर सर्किट नहीं है तो ये हमारा एक यूलर ग्राफ ही नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, ये हमारा हैमिल्टन ग्राफ तो है, बट हमारा यूलर ग्राफ नहीं है, क्योंकि हमारी सारी एजेस कवर नहीं हो रही है इस ग्राफ के अंदर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पिजन होल प्रिंसिपल हमारा क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पिजन होल प्रिंसिपल की एक सिंपल सी कंडीशन है कि मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास कितनी 9 पिजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मेरे पास 9 पिजन है टोटल। उसको अब मेरे पास होल कितने हैं उनके, और होल मेरे पास है टोटल कितने, 8। 8 मेरे पास है होल, 2 3 6 7 7 और ये 8, टोटल 8 मेरे पास होल है। और कितने पिजन, कितने मेरे पास, 9 पिजन है। इसका मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ, उसके बाद हम डेफिनेशन की बात करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि हमें हर पिजन को किसी ना किसी एक होल में डालना है। मान लीजिए ये हमारा इसमें आ गया, ये हमारा इसमें आ गया, ये इसमें आ गया, ये वाला इस वाले में आ गया, ये वाला हमारा इसमें आ गया, ये इसमें आ गया, ये इसमें आ गया, और ये वाला हमारा इसमें आ गया। हमारा ये वाला पिजन तो खाली रह गया। ठीक है, ये वाला पिजन मेरा क्या रह गया, खाली रह गया। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई ना कोई एक ऐसा होल होगा या बॉक्स होगा जिसमें ये वाला पिजन हमारा रहेगा। मान लीजिए वो इसमें रह गया या वो इसमें रह गया, कहीं ना कोई एक बॉक्स मेरा या होल मेरा ऐसा होगा जहां पर हमारा कोई ना कोई दो पिजन या दो से ज्यादा पिजन होंगे हमारे। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा एक पिजन होल प्रिंसिपल है। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा थ्योरी में आपको समझाता हूँ। इफ n+1 एंड मोर ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पर क्या है, n+1, n क्या है हमारा, n+1 है हमारा, और उससे ज्यादा ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास। ठीक है, प्लेस्ड इनटू द n बॉक्स। अब n+1 का मतलब क्या है, n मेरे पास बॉक्स है, अब उससे एक ज्यादा या एक से और ज्यादा मैं उसमें क्या है, ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगर मेरे पास n बॉक्स है, ठीक है, और मेरे पास n+1 ऑब्जेक्ट है, तो कहीं ना कहीं एक एक एन एक ना एक बॉक्स में मेरा कहीं ना कहीं दो ऑब्जेक्ट मिलेंगे मेरे को वहां पर। तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर वही कंडीशन दी गई, देयर इज एटलीस्ट वन बॉक्स कंटेनिंग टू एंड मोर ऑब्जेक्ट्स। तो यही क्या है, हमारे पिजन होल प्रिंसिपल है। अभी मैंने आपको पिजन और होल की तरह से समझाया, अब यहाँ पर क्या थ्योरी में ऑब्जेक्ट की तरह समझा दिया। ठीक है, अब इसका थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपको ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आया पिजन होल प्रिंसिपल का क्या है, कि यहाँ पर क्या है, कि यहाँ पर जो हमारा एन है, ये क्या है, नंबर ऑफ पिजन है, और यहाँ पर होल क्या है, एम है। मान लीजिए एम क्या है, होल है, तो यहाँ पर जो क्या है, हमारी जो एन है वो बड़ा है किससे, एम से। तो ये कंडीशन हमारी काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं की जो अगर पिजन एक जो खाली बच रही है, वो कहीं ना किसी एक होल में तो जाएगी ना। तो वही होल को अगर हम फाइंड कर लेते हैं, तो वो क्या होगा, हमारा एक पिजन होल प्रिंसिपल है। ठीक है, तो इसको बताना कि कहीं ना कहीं एक एक बॉक्स के अंदर या एक होल के अंदर कहीं ना कहीं एक दो या दो से ज्यादा पिजन होंगे, तो वही क्या हो रहा, हमारा पिजन होल प्रिंसिपल हो रहा है। इसका एग्जाम्पल, एक आपको एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। देखिए, यहाँ पर मेरे पास 6 कलर है। ठीक है, और मुझे कितने 37 होम्स को पेंट करना है। होम्स क्या, वही वाले हमारे घर जो हम आर्ट में बनाते थे, छोटे से मैंने घर बना लिया। मेरे पास 6 कलर है, हर कलर के मैंने मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 कलर है। ठीक है, और मेरे पास 37 होम्स है। ठीक है, 37 होम्स है, तो मैं क्या करूँ कि हर उसमें अलग अलग कलर हो। ठीक है, मान लीजिए मैं इसको, देखिए 37 थे तो मैंने उसको 6 की डिवाइड कर दिया। तो मैंने यहाँ पर देखा कि जो 6 घर हैं उसमें तो अलग अलग कलर हो जाएंगे, बट लास्ट में जो हमारा एक घर बचेगा, उसमें मैं कोई ना कोई मेरे को एक कलर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब उसमें क्या होगा, हमारे कुछ 7 कलर ऐसे हो जाएंगे, 7 घर ऐसे हो जाएंगे जिसमें सेम कलर होगा। ठीक है, 7 घर हमारे क्या हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे जिसमें क्या होगा, एक सेम कलर होगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे पिजन होल प्रिंसिपल के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है,
इसके आप कुछ और क्वेश्चंस कर सकते हैं पिजन होल प्रिंसिपल के। वैसे प्रिंसिपल मैंने आपको समझा दिया होता क्या है, इसके आप कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे मैंने हैमिल्टन और यूलर ग्राफ के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है, मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया यूलर ग्राफ होता क्या है, हैमिल्टन ग्राफ होता क्या है, तो आप इसके कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम हमारी इस डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक की सीरीज को यहाँ पर खत्म करते हैं। आई होप आपको ये हमारी सीरीज बहुत पसंद आई होगी। तो ज्यादा से ज्यादा इस सीरीज को हमारी शेयर करें। जिनके इस सेमेस्टर में हमारी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है तो उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मैं आपसे मिलता हूँ हमारी नेक्स्ट प्लेलिस्ट या कोई वन शॉट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।